अतः प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा में आज एक बार फिर हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई समाधान आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जैसे जैसे कैलेंडर की तारीख आगे बढ़ रही है, हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। हम कोरोना के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच चल रहे संघर्ष की। यूं घोषित तौर पर कोई युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन युद्ध से कम कुछ भी नहीं चल रहा है। मजे की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान देश की वो तमाम संस्थाएं, देश के वो तमाम, दुनिया के वो तमाम जिम्मेदार नेता जो शांति का अलापते हैं, वो इस समय मुखौटे पहने हुए अपनी दूसरी ही भूमिका निभाने में व्यस्त है। अमेरिका, जो ऐसे समय पर हमेशा शांति दूत के तौर पर व्यवहार करने का दुनिया के बीच में दावा करता है, उसका दोहरा चेहरा हमें इस दौरान देखने को मिल रहा है। एक तरफ वो बता रहा है कि शांति होनी चाहिए, दूसरी तरफ इजराइल को देने के लिए तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए के हथियारों के ऑर्डर पर बाइडेन प्रशासन के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। कहने का आशय ये कि इस आपदा में भी लोग अवसर खोज रहे हैं। इस्लामिक देश जितने गाल बजा सकते हो उतने गाल बजाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये फिलिस्तीन का इलाका या इजराइल का इलाका एक समय ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में रहा करता था, उस ऑटोमन साम्राज्य की विरासत को एक बार पुनः खड़ा करने की दुनिया में कोशिश कर रहे तुर्क के राष्ट्रपति वो एक अलग भूमिका में है। वो कह रहे हैं कि अलग मस्जिद की ओर अगर कोई हाथ बढ़ेंगे तो वो उन्हें काट देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन कुल मिलाकर माहौल को संभालने की कोई गंभीर कोशिश इस पूरे मसले के संदर्भ में दिखाई नहीं दे रही है। सबसे ज्यादा निराशा की बात यह है कि एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ नखदंत विहीन भूमिका में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम एक बार फिर इस विषय पर चर्चा करके समझने की कोशिश करें कि इतने गंभीर हालातों से जब दुनिया गुजर रही है, तो इस संकट के समय पर जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी की भरी भूमिका निभाने में क्यों पीछे हट रहे हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस विषय के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महान दार्शनिक, इटली से संबंध रखने वाले सिसरो का दिया हुआ है। उन्होंने एक लाइन में बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि युद्ध काल में कानून मौन रहते हैं। तो आप चाहे जितना चिल्लाइए कि इस समय गाजा पट्टी पर जो हमले हो रहे हैं उसमें बेकसूर महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं, आप लाख ही चिल्लाएं कि हमास के रॉकेट इजराइल के शहरों पे इस तरीके से जो हमले कर रहे हैं उसमें मासूम नागरिकों की जान जा रही है, आप लाख इस बात पर चिल्लाएं कि इस महामारी के दौर के अंतर्गत ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ना कोई सुन रहा है ना कोई मान रहा है। तो ऐसे में ये जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और दुनिया के जो तमाम दादागिरी करने वाले देश हैं, इनके संदर्भ में हम क्या उम्मीद रखें, इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। भारत की भूमिका पर भी विचार करने की कोशिश करेंगे। वो भारत जिसने एक लंबे समय तक फिलिस्तीन का साथ दिया, बदले 2 दशक में जिसकी नजदीकियां इजराइल के साथ बढ़ी, वो इस समय पर जिस भूमिका में है उससे हमारे विशेषज्ञ कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज काजन साहब सेवानिवृत्त, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी खास तौर पर जुड़े हैं, और हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूनी जी भी जुड़े हैं, जो विदेश मामलों की जानकार है। आप सभी का स्वागत है। मैं सज्जनहार साहब आपसे ही बातचीत की शुरुआत एक बार फिर करना चाहता हूं और समझना ये चाहता हूं कि इस माहौल के बीच में अमेरिका की भूमिका क्या दिखाई दे रही है। कल खबर आई थी कि बाइडेन साहब इस बात पर बड़े नाराज हैं कि एपी के दफ्तर के ऊपर इजराइल ने हमला क्यों कर दिया, इसका जवाब क्यों नहीं मिला। लेकिन दूसरी खबर यह आ रही है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिका इजराइल को तकरीबन 5,500 करोड़ के हथियार और देने जा रहा है। क्या चाह रहा है अमेरिका? तगड़ा हो जो दंगा चल रहा है, युद्ध और तगड़ा हो, माहौल और ज्यादा बढ़े। थोड़ा रोशनी देंगे अशोक सज्जनहार साहब, ये चल क्या रहा है? जी देखिए, 2 चीजें इसमें मैं कहना चाहूंगा शुरुआत में। एक तो अमेरिका ने हमेशा इजराइल का साथ दिया है। जब से इजराइल बना है 1948 में, तब से कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, उन्होंने हमेशा साथ दिया है। और कारण इसके बारे में अगर आप बात करना चाहें हिमांशु जी, वो कर सकते हैं। क्यों इतना बहुत ही बड़ा इनका लॉबी है, जूस लॉबी है वहां पर,
अमेरिका में। हालांकि इनकी पॉपुलेशन इतनी, जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है। करीब जब मैं वहां पर हुआ करता था तब करीब 6 मिलियन थी, 60 लाख थी। तो मतलब अगर आप देखें 300 मिलियन उनकी पूरी पॉपुलेशन है तो करीब बहुत ही कम है उसके हिसाब से। परंतु फिर भी उनका जो क्लाउड है, उनका जो प्रोफाइल है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, एक तो वो चीज है। दूसरी चीज देखिए मैं ये कहूंगा, जो पहले ये कहा जा रहा था कुछ महीने पहले या साल भर पहले, जो जब राष्ट्रपति ट्रंप आए तो उन्होंने बहुत ही इजराइल की बहुत ही सहायता की, बहुत ही मदद की, हर तरीके से, सामरिक तरीके से, राजनयिक तरीके से, चाहे सैन्य पदार्थ उनको देने हो, उस प्रकार से। आपको ये भी मालूम है जो बहुत ही, जिसे कहा जाए अर्थ शेकिंग भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल भी कह सकते हैं, जो उन्होंने अपनी राजधानी, जो अपनी एम्बेसी जो थी वो तेल अवीव से हटाकर जेरूसलम में कर दिया था। हालांकि इसका पहले कहा गया था जो जेरूसलम दोनों पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में विभाजित किया जाएगा और पूरी जेरूसलम है वो वहां की राजधानी बनेगा, पैलेस्टाइन की राजधानी बनेगा। परंतु उन्होंने अपनी वहां से एम्बेसी वहां पर शिफ्ट कर दी। फिर आखिर में जब माइक पॉम्पियो वहां पर आए बिल्कुल ही इलेक्शन के बाद पिछले साल नवंबर में, तो वो गोलन हाइट्स में भी गए, वेस्ट बैंक में भी गए। मतलब उन्होंने अपनी हामी का ठप्पा मार दिया कि ये वाला सब जो क्षेत्र है जो असंवैधानिक तरीके से इजराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके ऊपर भी उन्होंने ठप्पा लगा दिया जो इसके ऊपर इजराइल का अधिकार है, इजराइल अपनी वहां पर सेटलमेंट कर सकता है। जो आपने बताया है जो 735 मिलियन डॉलर, 5,500 करोड़ का जो है, वो इस अभी का जो ये जंग है इसके शुरुआत होने से पहले उसको ये अग्रीमेंट हुई थी, समझौता हुआ था, और उसकी आखिरी तारीख है 20 तारीख, जो वो कांग्रेस में प्रेजेंट हो गया है। कांग्रेस में 5 मई को प्रेजेंट हुआ, और अगर कोई इसको ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं तो वो 20 तारीख तक ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, परंतु मेरे विचार से ऐसी बात होगी नहीं। तो एक तो ये है जो बिल्कुल अमेरिका अलग थलग पड़ गया है, परंतु वो फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल में, परंतु फिर भी वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता है जिससे कि अपनी चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिकल कारणों की वजह से या और कारणों की वजह से वो इजराइल के विरुद्ध वो कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहता है। इसीलिए वो कह रहा है जो इजराइल ने जो हमले किए हैं, और आपने जो एपी और अल जजीरा के उसके 12 मंजिल की जो इमारत को उन्होंने गिरा दिया, उसके बारे में उन्होंने प्रश्न जरूर पूछे हैं जो ये दिखने के लिए जो हम बैलेंस्ड हैं, परंतु फिर भी इजराइल के विरुद्ध वो कोई कदम नहीं उठाना चाहता है। मेरा आपसे 2 सवाल हैं सज्जन साहब। एक तो ये कि जो आपने कहा कि वो सौदा तो इससे पहले ही हो गया था, पर अमेरिका के रुख को हम तमाम देशों के मसले में देखते हैं। इस समय जब वहां पर जंग चल रही है शुद्ध रूप से, ऐसे में अमेरिका का उस सौदे पर बने रहना, क्या अमेरिका ने इससे पहले सौदे कभी खारिज नहीं किए? क्या इस समय उसको और हवा देना नहीं है? एक सवाल। दूसरा आपसे जानना है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक बार फिर अप्रासंगिक दिखाई दे रहा है? दुनिया के ऐसे संकट के दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ बोल भी रहा है ऐसा भी महसूस नहीं हो रहा, करना तो दूर की बात है। तो हम जो बार बार यूएन चिल्लाते रहते हैं, क्या साबित हो रहा है कि हम एक ऐसी संस्था के संदर्भ में उम्मीद भरी निगाहों से दिखते हैं भारत पाकिस्तान के संदर्भ में, जिसके करने और कहने का कोई मायने अब दुनिया में नहीं रह गया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हिमांशु जी, क्योंकि जो इसका रेलेवेंस है वही उन्होंने, देखिए पिछले साल जब इसके ऊपर एक वर्चुअल समिट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जो यूनाइटेड नेशंस जो है अभी अपनी, देयर इज अ क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का एक क्राइसिस है, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता। और ये इसलिए है, इसका कारण यही है जो हमने इंस्टीट्यूशंस 75 साल पहले 1945 में स्थापित की थी, तब केवल 53 देश थे जो कि सदस्य थे यूनाइटेड नेशंस के। अब 193 देश हैं, तो दुनिया में बदलाव बहुत आया है, पर यूनाइटेड नेशंस में बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए आजकल की जो चुनौतियां हैं उनसे डील करने के लिए वो बिल्कुल भी वो नहीं है, इक्विप नहीं है, बिल्कुल भी उसमें सशक्त नहीं है। और यही एक वार्निंग भी दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, जो अगर आप अपने को सुधारेंगे नहीं
आपका रेलेवेंस कम हो जाएगा और जो दूसरे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे जो आपको दरकिनार कर देंगे। और आजकल हम देख रहे हैं, देखिए क्वाड हो रहा है, इंडो पैसिफिक हो रहा है, G7 को G10 या G11 बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे अलग अलग वहां पर इंस्टीट्यूशंस या छोटे प्लूरिलैटरल संगठन ऐसे बन रहे हैं। तो ये मैं आपका बिल्कुल आपसे सहमत हूं, जो यूनाइटेड नेशंस, और इसीलिए अभी 7 तारीख को ये वाला जो जंग है इसको शुरुआत होने से पहले 7 तारीख को एक बात हुई मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर। जो मल्टीलैटरलिज्म बहुत ही काम नहीं कर रहा है, हम सब जानते हैं। जब पेंडेमिक हुआ और इस समय मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को और सभी देशों को साथ में आकर मिलकर इसके साथ जूझना चाहिए था, जंग करना चाहिए था, परंतु उसमें बिल्कुल फेलियर रहा है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का, यूनाइटेड नेशंस का। और अब ये समझा जा रहा था जो अब ये ठीक काम करने में शायद थोड़ा समर्थ होगा, परंतु ये तो एक स्टेटमेंट भी अभी तक नहीं इश्यू कर पाया है। तो ये तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरा आपका जो प्रश्न था, जो ये क्या खारिज नहीं कर सकता, तो ये खारिज कर तो सकता है, परंतु उसमें पॉलिटिकल विल नहीं है। और पॉलिटिकल विल इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका इजराइल का क्लाउड, क्योंकि वहां पर सारा, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो चाहे और सिस्टम्स हो, उसमें उसका प्रभाव, उसमें उसका होल्ड बहुत अधिक है। और हालांकि ओबामा के समय में जब ये ईरान के साथ डील हुआ था तो ओबामा और नेतन्याहू में संबंध थे, इतने अच्छे नहीं थे, परंतु बाइडेन और नेतन्याहू के संबंध 30 साल पुराने जाते हैं और इसलिए वो कुछ नहीं करना चाहते हैं जिससे कि इजराइल और नेतन्याहू के उनको देखा जाए जो उनके विरुद्ध जा रहे हैं। तो ये हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति का घटनाक्रम है उसके संदर्भ में। पर ब्रह्मदीप जी, आपसे समझना चाहता हूं कि इजराइल इस मौके पर इतना आक्रामक क्यों बना हुआ है और उसके द्वारा लगातार जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तय किया गया था उन मापदंडों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, पर सारा विश्व समुदाय मौन भाव से उसके समर्थन में दिख रहा है। अभी भी बड़े बड़े देश केवल इतना कह रहे हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार इजराइल के संदर्भ में है, और जिस फिलिस्तीन के साथ ज्यादती हो रही है उसकी बात कौन करेगा? जिस फिलिस्तीन के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया था कि पूर्वी यरूशलेम उसकी राजधानी बनेगा जब वो राष्ट्र अस्तित्व में आएगा, देख रहे हैं जैसे जैसे कैलेंडर की तारीख आगे बढ़ती गई वैसे वैसे यरूशलेम की धरती पे इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। थोड़ा इस पर रोशनी दें, क्या कहां जा रहे हैं? हिमांशु जी, जब हम इजराइल की बात करते हैं तो हम किसी एक राष्ट्र से नहीं जोड़े उसको, क्योंकि जो इजराइल है वो एक राष्ट्र की नहीं, एक सभ्यता की लड़ाई है। और जिस प्रकार से यहूदी राष्ट्रवाद के नाम पर इजराइल वहां पर स्थापित हुआ है, तो वास्तव में उसको स्थापित ही इसलिए किया गया था कि वो नष्ट हो जाए, लेकिन इजराइल अपनी कमाल की जिजीविषा की बदौलत वहां पर बना हुआ है। और आप जानते हैं इस बात को कि वो अकेला राष्ट्र है जिसने 1967 में 6 राष्ट्रों जो मुस्लिम राष्ट्र थे आसपास के जिन्होंने हमला किया, उन सबको हराकर बहुत सारी जमीन उसने जीत ली। तो पहली बात तो यह है कि इजराइल आक्रामक क्यों है, क्योंकि इसका सीधा सा जवाब है कि जो अरब राष्ट्रवाद है या जो अरब राष्ट्र है वो चाहते हैं कि इजराइल नष्ट हो जाए। वो अपनी जो पुश्ते हैं या जो उनकी नस्लें उनको यही सिखाते हैं अरब लोग कि कैसे भी करके इजराइल को नष्ट करना है। ऐसे में इजराइल को जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि वह आक्रामक रहे, और वो आक्रामक रह भी रहा है। तो यह ऐसा उसको करना ही होगा, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा। अब जो दूसरी बात है, जहां तक फिलिस्तीन की बात है, तो देखिए फिलिस्तीन जो है, जब फिलिस्तीन में से इजराइल को बनाया गया था 14 मई 1948 को, तो हम सब जानते हैं कि पंडित नेहरू ने भी उसका विरोध किया था। पंडित नेहरू का कहना था कि आप इजराइल को फिलिस्तीन के बीच में कैसे स्थापित कर सकते हैं। खैर, उसके बावजूद इजराइल वहां पर स्थापित हुआ। अब फिलिस्तीन कहां पर है? फिलिस्तीन का दावा तो होता है कि फिलिस्तीन है, लेकिन फिलिस्तीन वहां पर गाजा पट्टी में है, थोड़े से इलाके मिस्र से लगे हुए इलाके, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर हम मानते हैं कि फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन की जो मांग है, फिलिस्तीन एक अलग राष्ट्र की मांग जरूर करता है, लेकिन वो यरूशलेम की भी मांग करता है। जो यरूशलेम में, जैसे मैंने अपनी बात की शुरुआत कही थी, जो यरूशलेम है, यरूशलेम जो है वो सभ्यता का केंद्र है, जो ईसाइयों का केंद्र है, जो यहूदियों का केंद्र है, जो मुसलमानों का केंद्र है। जिस अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है, तो वहां पर यदि इजराइल के सामने 2 विकल्प हैं,
यदि वो फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो निश्चित तौर पर जो इजराइल ने 1967 में जो जमीन जीती है उस जमीन को उसको वापस करना पड़ेगा, और यदि उस जमीन को वापस कर देगा इजराइल तो उसके हाथ से समुद्र का जो इलाका जो जुड़ा हुआ है वो भी चला जाएगा, मतलब व्यापार उसके हाथ से चला जाएगा। इसलिए फिलिस्तीन जो है उसको वो स्वीकार कर ही नहीं सकता। यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा हिमांशु जी, देखिए फिलिस्तीन और इजराइल की जो समस्या है, जो इजराइल है उसको जो पश्चिमी देश है या जो यूरोप है उनका एक महफूज ठिकाना है। तो जो यूरोप है वो चाहता है कि इजराइल बना रहे, क्योंकि इजराइल वहां पर मजबूत होगा तो जो मुस्लिम कंट्रीज है, मध्य पूर्व है, हम सब जानते हैं तेल की राजनीति चलती है, तो पूरे मध्य पूर्व में जो यूरोप, क्योंकि यदि मध्य पूर्व पर यूरोप ने कंट्रोल नहीं किया तो यूरोप के कई देशों की जो औद्योगिक संस्थान है वो बंद हो जाएंगे, कहां से पेट्रोल लाएंगे। तो इसलिए इजराइल के जरिए पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा बनाए रखना है और इस समस्या को बदस्तूर जारी रखना है। इसलिए फिलिस्तीन को कभी भी मान्यता नहीं दी जा सकती, और फिलहाल ऐसा कतई नहीं लगता कि फिलिस्तीन एक नए राष्ट्र के रूप में बन सकेगा। हिमांशु जी, अरे सर, तो मैं अपने सवाल को दोहराता हूं। एक तो मेरा सवाल यही था कि इजराइल जैसा देश जिसकी बहादुरी के इतने किस्से इतिहास के पन्नों में 73 साल में लिखे गए हैं, उसने अपने एक सैनिक के बदले में हमास के जो 1000 से ज्यादा चरमपंथियों को छोड़ा। क्या वो फैसला आज उसे भारी पड़ रहा है? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा आकलन है कि हमास को दरअसल खड़ा ही इजराइल ने किया था यासिर अराफत के मुकाबले में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और वो आज भस्मासुर बन रहा है। एक सवाल तो आपसे ये जानने का था, और दूसरा जो सवाल था वो ये था कि आखिर हमास जैसे संगठन के पास जो एक चरमपंथी है, कुछ गोला बारूद आना अलग बात है, पर वह मिसाइलों से वार कर रहा है, तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी संख्या में हथियार उसके पास आ कहां से रहे हैं? ये दो सवाल आपसे थे समझने के लिए। हिमांशु जी, इजराइल की पॉलिसी हमेशा रही है सिर्फ एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों से बात नहीं करता, खासकर जो हाईजैकर या जो किडनैपर्स हैं उनसे। लेकिन आपने सही कहा, इतिहास में वो एक्सेप्शन थी। हर देश की कभी न कभी कोई मजबूरी होती है, उनकी शायद इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से दबाव होगा, जबकि उन्होंने हमास के लोगों को छोड़ा था अपना एक इजरायली को वापस लाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ पॉलिसी आज भी वही है कि वो टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि हमास के पास इतने हथियार कहां से आते हैं। देखिए, हमास को बहुत सारे अरब कंट्रीज की सपोर्ट है, तकरीबन सभी की है। कुछ लोग, कुछ अरब कंट्रीज तो हैं जिनके इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य हो गए हैं, जैसे इजिप्ट है, अभी बहरीन है, मोरक्को है, और लेकिन ज्यादातर अरब कंट्रीज हमास की सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टीनियन के सपोर्ट कर रहे हैं। तो पैसे की उनके पास कमी नहीं है, तो रॉकेट लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आजकल दुनिया के मार्केट में आप खरीदवा सकते हो। अभी भी जो इजराइल का अनुमान है कि उनके पास करीब 30,000 रॉकेट हैं, अभी तो सिर्फ 3,000 ही फायर हुए उनके अनुमान के हिसाब से। ये वायलेंस तो टेम्परेरी है, ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि संतुलन नहीं है दोनों फोर्सेस के बराबर। जितनी ताकत इजराइल के पास है वो हमास के पास नहीं है। लेकिन ये समस्या इतिहास की है, ये इसका हल निकालना आसान नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ये समस्या चलती रहेगी। आप ये 2 स्टेट सोल्यूशन आप पास करवा दें, यूनाइटेड नेशन पास कर दे, लेकिन ग्राउंड पर उसको इम्प्लीमेंट करना मुमकिन नहीं है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने अपनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, वो आप कैसे वो पैलेस्टाइन को दो? तो ये तो जो इतिहास है उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। धीरे धीरे, जैसे मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूं, कि पश्चिमी देशों के नजरिए में अरब कंट्रीज की अहमियत कम होती जाएगी। अभी तक अहमियत ऑयल की वजह थी, अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पर सारा काम होने लगे तो ऑयल की अहमियत कम हो जाएगी, तो शायद सपोर्ट इजराइल को और ज्यादा मिलेगी। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, बार बार ये कहा जाता है कि अरब के देश जो है फिलिस्तीन के साथ हैं, पर इतिहास तो इस बात की इजाजत नहीं देता। जब 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया तो अरब के देशों ने किया क्या? मिस्र ने कुछ हिस्सा कब्जा लिया, जॉर्डन ने कुछ हिस्सा कब्जा लिया, कुछ दूसरे देशों ने कब्जा लिया। कुल मिलाकर एक फिलिस्तीनियों को उनका स्वतंत्र राष्ट्र मिल पाए, इस दृष्टि से अरब देशों ने अब तक किया क्या? सबने ये चाहा
कि इजराइल मिट जाए और वो जो इलाके हैं उनपे हम आपस में बांट लें? क्या इससे इतर कुछ आप देख पाते हैं? देखिए, दोनों का दावा है। इजराइल कहते हैं ये तो हमारी जगह है, डेविड की पैदाइश की जगह है। फिलिस्तीन कहते हैं हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, 48 के बाद इजराइल ने हमको बेघर कर दिया। तो ये तो इतिहास के समस्या है। उस वक्त जूज को परसिक्यूट किया जा रहा था, सिवाय अमेरिका के, जहां वो जा रहे थे वहां सेफ भी थे। बाकी जर्मनी ने उनको मारा, रशिया ने मारा, आर्मीनिया ने करीब 1000 जूज मार दिए थे। तो उनके लिए कोई रहने की जगह नहीं थी। अमेरिका उनके सपोर्ट में हमेशा रहा है और मैं समझता हूँ रहेगा भी। अमेरिका की पॉलिसी में कंटिन्यूटी है। सिर्फ ट्रम्प ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उस पॉलिसी को पर्सनलाइज किया कि ज्यादा एग्रेसिव किया था। लेकिन जो भी पार्टी आती है, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, हमेशा जूज के हक में वो रहते हैं। जब 73 योम किपुर वार में वो शटल डिप्लोमेसी हुई थी, उन दोनों रिपब्लिकन पावर में थे। आपने याद होगा आपको इतिहास में, हेनरी जब इजिप्ट और तेल अवीव के बीच में उड़ते रहे, आखिर में उन्होंने इजराइल पर थोड़ा दबाव डाला कि आप ये सिनाई डेजर्ट उनको वापस करो। तो गोल्डा मायर उसने कहा था कि हेनरी, इफ आई वर एन अरब आई वुड किस यू। वो सिर्फ एक ऐसा मौका था जहां इजराइल पर दबाव अमेरिका ने डाला था और अरब की मदद इतिहास के लिए की गई थी। तो ये तो ऐतिहासिक समस्या है, इसका कोई हल यूनाइटेड नेशन कुछ बोल दे कोई नहीं मानेगा उसको। इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। वो समझते हैं कि इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, ये कहना है गादियान साहब का। लेकिन मैं अब निशांत जी के पास आता हूं भारत के संदर्भ में बात करने के लिए। निशांत जी, इजराइल के द्वारा जब कोई रॉकेट या कोई मिसाइल फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाके की तरफ या हमास की तरफ जाती है तो हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ऐसे जश्न मना रहा है कि मानो उसी के द्वारा यह कार्य को अंजाम दिया गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये इजराइल के द्वारा बताया जाता था कि भारत सरकार और खासतौर पर नरेंद्र मोदी हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यह माना जा रहा था कि भारत ने क्या अपनी नीति को बिल्कुल ही बदल दिया है। पर इस समय जिस संतुलन पे भारत है, तो दोनों बिंदुओं पर आपकी टिप्पणी। भारत सरकार ने अभी तक इजराइल के पक्ष में एक बयान नहीं दिया, भारत ने शांति की बात कही है, और इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा जिन देशों को धन्यवाद दिया गया है उसमें भारत का नाम दिखाई नहीं दिया है। क्या टिप्पणी है निशांत जी की? डॉक्टर साहब, ये एक लयबद्ध चीज है जो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने तीनों वक्ताओं को और आपको सुना, उसमें से होता हुआ मैं आपके सवाल तक पहुंच जाऊंगा। पहली चीज तो एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही बात करी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस को, जैसा डॉक्टर साहब आप कह रहे थे, कोई हटा नहीं सकता। मेरा ये सोचना इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बना ही यूनाइट करने के लिए था। हो सकता है कि वहां पे अमेरिका जैसे देश अपना इतना जोर दिखा करके बाकी चीजों को कंट्रोल में रखते हों, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन अमेरिका के चलते यूनाइटेड नेशंस कहीं नहीं जाने वाला। दूसरी चीज, बिल्कुल सही बात है, दूसरे डॉक्टर साहब जो पैनल पे हैं उन्होंने कहा कि 1948 में जो इजराइल बना, हम लोग ये भूल जाते हैं कि बनाया किसने, अपने आप तो नहीं बना। बिल्कुल सही कादियान साहब, जनरल साहब ने कहा कि परसिक्यूट यानी कि हॉलोकास्ट जर्मनी में हो रहा था, आर्मेनिया, रूस, सब जगह ज्यूज को मारा जा रहा था, और वो यूरोपियन कंट्रीज थी। मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ इजिप्ट ने 2000 साल पहले मारा था। रोम से लेकर के, रोमन साम्राज्य से लेकर के रूस तक, और उसके बाद जर्मनी, सबने परसिक्यूट किया। बिल्कुल सही। तो इस इजराइल को बनाया किसने? इसको यहूदियों ने नहीं बनाया, इसको अंग्रेजों ने बनाया। हमारी 1947 में आजादी हुई, उससे पहले फिलिस्तीन नाम का जो इलाका था उस पर भी अंग्रेज ही शासन करते थे, वो उनकी कॉलोनी थी। और उन फिलिस्तीनियों को कंट्रोल में करने के लिए, ऑल्दो बहुत जगह से परसिक्यूट होकर के ये जो यहूदी वहां पहुंचे थे और सेटल हुए थे पिछले 2000 सालों के अंदर, संख्या बढ़ती गई थी, उनको अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया इन फिलिस्तीनियों से लड़ाने के लिए। मुझे एक उदाहरण नहीं मिलता इतिहास में मिस्र के सिवाय जहां पे यहूदियों को, अब वो पुरानी बातें जब ट्राइबल लड़ते थे वो एक अलग स्टोरी हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर 300, 400, 500 साल में यहूदियों को मुसलमानों ने परसिक्यूट किया हो, ये नहीं मिलता। उलट इजराइल जो आज कहलाता है, उस जगह पे सेटल होने के लिए मुसलमानों ने ही जगह दी। अपेक्ष क्या है?
1977 की वो स्पीच याद है, मैंने आपसे भी शेयर की थी, पूरी दुनिया से शेयर की है, जिसमें हमारे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्लियर कर दिया था कि इजराइल को कब्जा की हुई फिलिस्तीन वाली जो जगह है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये क्लियर शब्दों में था, अटल बिहारी जी ने कहा था। इसके उपरांत 3 साल पहले हमारे वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री गए फिलिस्तीन और वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास से गले मिले। मैं यहां पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी अगर हमास को चरमपंथी कहता है तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ अमेरिकी और अमेरिकी मीडिया को फॉलो करता है, क्योंकि उसी हमास के जो मुखिया हैं वो आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, उनसे गले मिले थे भारत के प्रधानमंत्री आज से 3 साल पहले। और उसके बाद दिल्ली में हैदराबाद हाउस में जब वो आए थे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति तो उनका स्वागत समारोह इत्यादि हुआ था। वो व्यक्ति मोहम्मद अब्बास हमास का मुखिया भी है और फिलिस्तीन का प्रेसिडेंट कह लीजिए, क्योंकि वहां जो नेशनल पैलेस्टाइन अथॉरिटी कहलाती है, जो उनकी सरकार मान लेते हैं, उसके मुखिया हैं। तो मैं किस मुंह से हमास को चरमपंथी कहूं, क्योंकि ये लड़ाई है जिसमें इजराइल राइटली पॉइंटेड आउट अपने सर्वाइवल के लिए है, फिलिस्तीनी अपने सर्वाइवल के लिए है। फुटहोल्ड जो होता है बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका ने बना रखा है, इंग्लैंड ने बना रखा है इजराइल को। हमने पहले अफगानिस्तान में देखा था कि किस तरीके से CIA ने ओसामा बिन लादेन का इस्तेमाल करके कैसे तालिबान को हेल्प करके सोवियत रूस के सामने लड़ाई लड़ी। हमने देखा कि सोवियत रूस ने कैसे क्यूबा का इस्तेमाल किया। उसी दरमियान ये सारा का सारा खेल चलता रहा और इजराइल एक फुटहोल्ड बना उन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। आपकी एक बात जो आपने पहले कही, मैं उसमें एक ऐड अपने तरीके से करना चाहता हूं। आपने कहा फिलिस्तीन चारों तरफ से घिरा है, माफ कीजिएगा इजराइल चारों तरफ से घिरा है, और डर अमेरिका को यही है कि जिस दिन मुस्लिम देश जो अड़ोस पड़ोस के हैं वो एक हो गए तो इजराइल का कहीं फिर दोबारा कांड ना हो जाए, इस वजह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। राइटली पॉइंटेड आउट बाय एम्बेसडर साहब कि आधी जनसंख्या भी यहूदियों की इजराइल में नहीं है ओवरऑल पूरे दुनिया के मुकाबले, चौथाई होगी मुश्किल से, लेकिन वो एक फुटहोल्ड है अमेरिका के लिए। रही बात इंडिया का एक वर्ग जो आपने कहा जो बड़ा इजराइल के समर्थन में जा रहा है, सर कोई वर्ग नहीं है, वो सोशल मीडिया पे बड़े पेड टीम्स चलती हैं और उनकी बदौलत कुछ लोग लगे रहते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय, और बाकी कांग्रेस को तो आप छोड़ ही दीजिए, जो सबके सब फिलिस्तीन के समर्थन में हमेशा बोलते आए हैं, खड़े हुए हैं, तो उनके अगर या किसी और के भी अगर फॉलोअर्स या आम भारतीय जो किसी के फॉलोअर्स ना भी हों, यदि वो इजराइल के समर्थन में खड़े होकर के इस तरीके से नारे लगाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू डजंट नीड इंडिया एट ऑल, ही नीड्स अमेरिका। और तीसरी आखिरी बात मैं इस कमेंट में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वहां पे हमले हो रहे हैं, आपने एक सवाल किया था कि हथियार कहां से आ रहे हैं। ईरान ने सूडान के रास्ते, पोर्ट सूडान के रास्ते पहले बहुत हथियार सप्लाई किए। जब इजराइल को यह भनक लगी तो उसने अमेरिका को कह के सूडान से होने वाले इस इलीगल इंपोर्ट ऑफ वेपन्स टू पैलेस्टाइन रुकवाया। सिमिलरली जितना भी दरिया का एरिया है जो इजराइल और पैलेस्टाइन के लिए जरूरतमंदी का एरिया है, वहां पे कॉर्डन ऑफ किया। और इजिप्ट में हुस्नी मुबारक को डिथ्रोन करा के जो सीसी को लाई, ये अमेरिका के पदचिन्हों पे चलने वाला इंसान है। मान के चलिए कि फिलिस्तीन और मिस्र के बीच में दीवार खिंचवाई इजिप्ट ने, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने कहा। अंत में एक बात कहूंगा, फिलिस्तीनी बहुत होशियार हैं, अपने शहरों के दूसरे शहर से दूसरे शहर जाने वाली पाइपलाइंस निकाल करके स्टील की, और आज से 110 साल पहले डूबे हुए ब्रिटिश नेवी शिप्स HMS स्टॉन्च और दूसरा उसके गोला बारूद निकाल के जो इस्तेमाल हो सकता है इस्तेमाल करते हैं। तो जो कन्वेंशनल वेपन्स उनके पास हैं वो तो है ही, अनकन्वेंशनल वेपन्स भी वो बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अब ये डिबेट का मुद्दा है कि इजराइल अपनी सेफ्टी देख रहा है या फिलिस्तीन, इजराइल अपनी सेफ्टी देख रहा है या फिलिस्तीन अपनी सेफ्टी देख रहा है। लेकिन मैं सज्जनर साहब आपके पास वापस लौटता हूं और जानने में मेरी दिलचस्पी है कि क्या आने वाले समय में फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर अस्तित्व आने की कोई संभावना अब बचती है? क्योंकि 1947-48 के समय जो चीजें तय हुई थी अब उसका पालन
तो दूर की बात दिखाई दे रहा है। जो इलाके हैं शने शने इजराइल उन इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है, अपने क्षेत्र को बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसे में कोई मायने रह गया है एक फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर? एक सवाल। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि जो एक एक्सेप्शन हुआ कि एक सैनिक के बदले इतनी बड़ी संख्या में इजराइल जैसे देश ने उन चरमपंथियों को छोड़ा, और आज जो राजनीतिक विंग का मुखिया है सनावर, वह उसी के तहत छोड़ा गया था। वो हालात क्या बने थे जिसमें इजराइल जैसे देश को इस तरीके के समझौते के लिए तैयार होना पड़ा? और तीसरा सवाल कि जिस गाजा पट्टी पर अधिकार किया था इजराइल के द्वारा 1967 के युद्ध के बाद, उसने उस पर अपना अधिकार 2006 में छोड़ क्यों दिया? 3 सवालों पर आपसे रोशनी। जी धन्यवाद हिमांशु जी। तो पहला आपका जो प्रश्न है, जो क्या पैलेस्टाइन एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, क्या वो ऐसा बनकर अगले कुछ दिनों में आ सकता है, सालों में आ सकता है? तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा, जो अगर हम इतिहास देखें 1948 के बाद का, तो जो भी हालात हैं वो फिलिस्तीन के विरुद्ध ही चलते जा रहे हैं। देखिए, जब उस समय यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में जब उनकी बैठक हुई, उन्होंने 55% दे दिया इजराइल को, 45% दे दिया पैलेस्टाइन को। और पैलेस्टाइन और जो अरब के जो देश थे, जॉर्डन था, इजिप्ट था, सीरिया था, इन सब ने कहा जो भाई ये तो बहुत ज्यादती है, ये तो बिल्कुल ही इनजस्टिस है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस का जो नंबर है, तादाद है, जनसंख्या है, ये ज्यादा है, तो इनको ज्यादा मिलना चाहिए। उन्होंने 1948 में उनके ऊपर ये 6 देशों ने हमला बोल दिया इजराइल को। आप समझ सकते हैं जो क्या अगर एक देश अभी 1 साल भी नहीं हुआ, भारत का ही अंदाजा कर लीजिएगा, और उसके ऊपर आपके चारों तरफ जो देश हैं सब आपके ऊपर टूट पड़ रहे हैं, तो उसके क्या हालात रहे होंगे और उसका क्या साइकोलॉजिकल क्या उसका मेकअप रहा होगा। और बिल्कुल वही बात है जो चाहे हिटलर हो, चाहे और कहीं भी जगह हो, मतलब पूरे इतिहास में जो यहूदियों को है उनको तिरस्कृत किया गया है, उनके ऊपर अत्याचार किया गया है। उसके बाद मैं ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहता इतिहास में, 56, 67, 73 यौम किपुर वॉर वगैरह वगैरह में ये कुछ भी नहीं कर पाए जो भी अरब देश थे। उसके बाद हमारा ऑस्लो अकॉर्ड आया, परंतु ये जो 45% हिस्सा जो दिया था यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन को, ये कम ही होता गया। अगले हर युद्ध हुआ उसमें इजराइल और ही उसका वो हिस्सा लेता रहा, यहाँ तक कि जब ऑस्लो अकॉर्ड पहुंचे 1993 में, 94, 95 में, तो तब उसके पास करीब 20% रह गया था, परंतु फिर वो भी उसके पास अभी नहीं है। और मैं ये समझता हूं जो एक तो जो क्षेत्रफल है इजराइल ने, क्योंकि वो चाहता था, शांति चाहता था, इसीलिए उसने न केवल गाजा पट्टी दिया, साइनाई पेनिनसुला वो भी इजिप्ट से उसने ले लिया था, वो भी वापस कर दिया उनको, ये क्योंकि हमको सुरक्षा मिल जाए, किसी तरीके से कोई गारंटी मिले सुरक्षा की। अब जो हालात हैं हिमांशु जी, वो ऐसे हालात हैं जो मेरे विचार से जो अरब देश थे, जो पैलेस्टाइन की लिबरेशन में, पैलेस्टाइन के एस्टैब्लिशमेंट में उनके हिमायत में बोलते थे, वो भी मेरे ख्याल से थक गए हैं, वो भी मेरे ख्याल से हार गए हैं। पहले इजिप्ट में 1970-78 में उन्होंने इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्टैब्लिश किए, 1994 में जॉर्डन ने किए, अभी हम देख रहे हैं यूएई है, बहरीन है, मोरक्को है, सूडान है, और ये भी सुनने में आता है जो सऊदी अरेबिया और उनके इजराइल के संबंध, हालांकि फॉर्मल संबंध नहीं हो परंतु फिर भी इनफॉर्मल संबंध उनके चलते जा रहे हैं। तो आगे चलते हुए अगर इनका डिमांड यही रहेगा, और दूसरी बात देखिए, पैलेस्टाइन का अपना जो सेटअप है उसमें बहुत मनमुटाव है। एक तो है उधर जो वेस्ट बैंक में, रमल्ला में जो प्रेसिडेंट बने हैं महमूद अब्बास, वो फतह के लीडर हैं। गाजा स्ट्रिप में हमास है, और हमास और इनमें फतह में बिल्कुल नहीं बनती है, वो एक दूसरे के जैसे जानी दुश्मन हैं। और एक तो बात ये भी है जो क्यों हमास ने 10-11 तारीख को वहां से रॉकेट फायर करने शुरू किए, क्योंकि अब जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें वो बताना चाहते हैं जो फिलिस्तीन का अगर कोई हिमायत करता है, अगर कोई उनका लीडर बनता है तो वो हमास ही है, वो महमूद अब्बास अल फतह ग्रुप के उसमें नहीं है, और इसीलिए उनका जो समर्थन है महमूद अब्बास का वो भी कम होता जा रहा है। तो अगर इस पूरे को हम परिप्रेक्ष्य में देखें
तो ये मुझे नहीं लगता है। जो अगर पहले तो इनको अपनी यूनिटी कायम करनी पड़ेगी, फतह और हमास को साथ में मिलकर आना पड़ेगा, और वो आगे चलते हुए मुझे कुछ ऐसा खास नहीं दिखाई देता है। दूसरा आपका प्रश्न था जो ये जो हो रहा है यहाँ पर, उन्होंने इजराइल ने ऐसा क्यों किया, तो मैं वही उसको दोहराना चाहूंगा जो जनरल कादियान ने कहा कि जरूर उनका कोई अंदरूनी ऐसी विवशता रही होगी उस समय जो उन्होंने ये किया, क्योंकि अभी भी जो हो रहा है, हालांकि अभी तो बिल्कुल वो कह रहे हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और एग्जिस्टेंशियल उनकी फाइट है, और इसीलिए पहले पूरी तरीके से हमास को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसीलिए वो सीज फायर मानने को तैयार नहीं है। परंतु मैं यही सोच सकता हूं, क्योंकि मैं ये कबूल करूंगा, एक्नॉलेज करूंगा, जो मैंने इसको इतनी डिटेल में स्टडी नहीं किया जो क्यों ऐसे हालात थे जिसमें उन्होंने उसको रिलीज किया, परंतु जो जनरल साहब ने कहा मैं वही कहूंगा कि कुछ उनकी जो डोमेस्टिक ऐसी व्यवस्था रही होगी, लाचारी रही होगी, जिसकी वजह से उन्होंने किया। आपका तीसरा प्रश्न था जो, अगर आप मुझे याद कराएं जरा हिमांशु जी, सॉरी मेरा जो तीसरा सवाल था वो सवाल इस संदर्भ में था कि हमास समूह के संदर्भ में जिस तरीके से अभियान छेड़ा हुआ है, पर इतिहास के पन्नों में पता ये चलता है कि हमास को मूलतः संरक्षित और जो सुगठित किया था वो याराफत के खिलाफ दरअसल इजराइल ने किया था, और वह हमास अब उसे भस्मासुर महसूस होता है, तो अब उसे वो नेस्तनाबूद करना चाहता है। बिल्कुल, देखिए वो तो जो जिसे कहा जाता है वक्त का तकाजा है, जब वो समय था, वो वक्त था, तो उन्होंने उसको खड़ा किया, परंतु वही जिसे कहा जाए जो एक फ्रैंकेनस्टाइन बन जाता है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान में भी, अगर मतलब एक वो पैरेलल देता हूं, अगर आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप बढ़ावा देते हैं, आप उसको उभारते हैं, तो ये नहीं है जैसे 2011 में हिलरी क्लिंटन ने कहा आप अपने घर में सांप पालते हैं, तो ये मत सोचिए जो केवल आपके पड़ोसी आपके जो विरुद्ध है उसको काटेगा, आपको भी वो डसने लगेगा। तो यही हमास का वो है। और मैं बस आखिरी बात इसमें यही कहूंगा, जो उनके पास कहाँ से आता है, क्योंकि आतंकी ये संगठन है। ईरान, हालांकि वो सुन्नी उसके हैं, मजहब उनका सुन्नी मुस्लिम है, परंतु ईरान उनको सहायता देता है, क्योंकि ईरान का भी ये कहना है, मानना है, जो इजराइल को यहाँ से, इस दुनिया से एकदम खत्म कर देना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर देना चाहिए। हमारे सारे विस्तार के साथ बताया, लेकिन मैं कादिर साहब आपके पास आना चाहता हूं और ये समझना चाहता हूं कि गाजा पर अपना अधिकार, गाजा पट्टी के संदर्भ में 2006 में इजराइल ने छोड़ दिया था। क्या अभी हमास को नेस्तनाबूद करके दरअसल इरादा गाजा पे दोबारा कब्जा करने का इजराइल का? क्योंकि जिस तरीके से वहां के सारे एस्टेब्लिशमेंट को ध्वस्त किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है, इजराइल हमास को खत्म करना चाहता है या गाजा पे दोबारा कब्जा करने की तैयारी है? शायद करेंगे वो। ये उन्होंने पहले दिया था इस उम्मीद से कि इनको, हमास को, जो कि जैसा एम्बेसडर साहब ने बताया, पहले फतह जब पावर में थी तो वो मॉडरेट थे, वो कैंप डेविड एग्रीमेंट भी जब हुआ था अराफात के टाइम पर, लेकिन इलेक्शन में हमास ने उनको हरा दिया। वो भी आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अभी इजराइल को थ्रेट है, वो है गाजा से, वो छोटा सा लैंड का पोर्शन है, 3500 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इजराइल को सेफ्टी नहीं महसूस हो रही उनको वहां रखने में, तो वो बिल्कुल उनको खत्म करेंगे और उस पर कब्जा करेंगे दोबारा। दुनिया शोर करेगी, दुनिया का धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता जाएगा। अफगानिस्तान का मिसाल दी, पहले कोल्ड वार थी, ईरान इराक वार भी उसी की वजह से 8 साल चली थी, क्योंकि एक साइड को अमेरिका सपोर्ट करता था, एक साइड रशिया सपोर्ट करता था। अभी कोल्ड वार खत्म है। जहां तक मैं सब बताऊं, रशिया ने तो कोई टिप्पणी भी नहीं दी है इस जो लड़ाई चल रही है, चाइना भी चुप है, और कोई ऐसा मुकाबला है नहीं। अमेरिकन हमेशा इजराइल के सपोर्ट में रहे। तो अगर इजराइल को लगेगा, क्योंकि उनका जो आयरन डोम डिफेंस भी, जिसके वो खुद 80% उसकी सक्सेस बताते थे, अभी वो 50% बता रहे हैं। बहुत सारे रॉकेट कामयाब हुए हैं, इजराइल मरे हैं। इजराइल के अंदर भी तो करीब 20% तो अरब भी रह रहे हैं इजराइल के देश के इलाके में, वहां भी अंदरूनी डिस्टर्बेंस है। अगर वो समझते हैं कि इस सब को शांत रखने के लिए गाजा पर कब्जा करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ इजराइल करेगा। अमेरिका एक सवाल जो कादिर साहब आपसे समझना चाहता हूं, इस बार अरब के देश निंदा तक ही सीमित रह रहे हैं,
कोई सैन्य कार्रवाई की दृष्टि से सक्रिय नहीं हो रहे। क्या उन लोगों ने इजराइल के संदर्भ में मान लिया है कि अब इजराइल एक हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता और हमें इजराइल के साथ रहना ही सीख लिया है? नहीं, इजराइल की हकीकत अरब कंट्रीज तो मान गए हैं, लेकिन हमास तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तो पैदाइश टेररिज्म से हुई थी। वो ऐसा लॉजिक नहीं देखते हैं। वो अभी भी इस उम्मीद पर बैठे हैं कि पैलेस्टीनियन को उनका अपना अलग देश मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जमीन को बांटा गया है, कुछ पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक में, कुछ गाजा स्ट्रिप में, वो प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता जब तक कंटिग्यूटी नहीं कि बीच में आप एक एडवर्सरी को रखोगे। तो इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। ये लड़ाई चलती रहेगी जहां तक मिलिट्री फोर्स का ताल्लुक है। इजराइल आखिरकार उन पर हावी हो जाएंगे और आज के दिन तो ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते गाजा में हमास दोबारा ऐसे समस्या करें, तो गाजा पर कब्जा कर लेंगे। वो अभी भी जितने एंट्री पॉइंट है उनके हाथ है, सबको कंट्रोल करके रखते हैं वो। तो हमास को वहां से खत्म करने में टेररिज्म खत्म नहीं होगा, लेकिन कब्जा वो कर सकते हैं। उनकी आर्मी तैयार भी है। अभी तक तो वो कहते हैं कि हम गाजा की टेरिटरी में नहीं जा रहे, लेकिन समय की बात है। जब इजराइल पर नुकसान हो रहा है, 10 मर चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी लॉस है। जब और नुकसान होगा तो वो जाएंगे, उनकी आर्मी जाएगी और कब्जा करना मुश्किल बात नहीं है उनके लिए। आर्मी वहां पर कब्जा कर सकती है, ऐसा कादिर साहब महसूस करते हैं। और जिस तरीके से इजराइल ने अपनी सेना की लोगों की सारी छुट्टियां निरस्त कर दी हैं, सबको बुला लिया है, तो कभी भी जमीन के स्तर पर भी कार्रवाई से इनकार नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक बार फिर डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं ब्रह्मदीप जी, और आपसे जो समझना चाहता हूं वो तुर्की की सक्रियता को समझना चाहता हूं। तुर्की जो एक समय पर धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर दुनिया के बीच पाया कमाल पाशा जी के मान द्वारा, और अपने आप को एक यूरोपियन देश के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहा, अर्दोगान ने आने के बाद में सब कुछ बदल दिया है। और इस समय तुर्की है जो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। बयान भी ऐसे दे रहा है जिसमें कुछ दम महसूस होती है। लेकिन ये केवल गाल बजाने तक रहेगा या वाकई कुछ कर पाएगा? आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, क्या देख पा रहे हैं? केवल तुर्की के प्रमुख अपने आप को मुसलमानों के मसीहा के तौर पर, जो एक समय पे खलीफा हुआ करता था, तो नया खलीफा बनने की कोशिश है या कुछ करेंगे? बड़ा दिलचस्प प्रश्न आपने किया है, क्योंकि तुर्की जो है, जब से अर्दोगान वहां के राष्ट्रपति बने हैं तो उन्हें एक जुनून चढ़ा है कि वो इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व कैसे करें। और वो इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने का जो ख्वाब संजोए हैं, उसमें वो अल्बेनिया चले जाते हैं, आर्मेनिया चले जाते हैं, कभी कश्मीर के मामले पर बोलते हैं, तो वो बोलते हैं। लेकिन इजराइल के मामले में वो क्या करेंगे, ये बड़ी बात है। देखिए, जो तुर्क है या तुर्की है, वो नाटो का सदस्य है, लेकिन नाटो की आंखों में वो चुभ रहा है। जो ग्रीस जैसे राष्ट्र है, जर्मनी जैसे राष्ट्र है, उनके सामने वो खड़ा है। और अगली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि जो तुर्की और मध्य पूर्व का एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर कुर्द रहते हैं, जो सीरिया जैसे, सीरिया का बहुत सारा इलाका है, तुर्क का बहुत सारा इलाका, इराक का बहुत सारा इलाका है। और ये जो कुर्द हैं, कुर्दों के प्रति जो अमेरिका है उसका बहुत ही उदार रवैया है। और कुर्दों को तुर्क जो है वो अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता है। इसका मतलब ये है कि जो कुर्द, तकरीबन 1.5 करोड़ जो कुर्द हैं जो तुर्की में रहते हैं, तो तुर्की अपने लिए उसको खतरा समझता है। यदि इजराइल को छेड़ने की कोशिश करता है तो, या इजराइल से ज्यादा कड़वाहट लेने की, देखिए तुर्की दिखाता जरूर है, लेकिन हम ये नहीं बोले कि इजराइल से उसके राजनयिक संबंध स्थापित है। तो यदि इजराइल के सामने खड़ा होता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका और इजराइल कुर्दिस्तान की समस्या को सामने ले आएंगे। और यदि कुर्दिस्तान की समस्या सामने आ गई तो तुर्की के लिए एक बहुत ही बड़ा आंतरिक सुरक्षा का संकट खड़ा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी कहना चाहूंगा, जो शिया सुन्नी के संदर्भ में। देखिए, हम माने या न माने, लेकिन जो शिया और सुन्नी विवाद है वो अरब राष्ट्रवाद को प्रभावित तो करता रहा है। हम सब जानते हैं कि जो तुर्की है वो भी सुन्नी राष्ट्र है, और जब वो सुन्नी राष्ट्र है तो अंततः सऊदी अरब और तुर्की एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का मित्र है। और हम ये नहीं भूलें कि जो ईरान जो है, ईरान को कभी भी सऊदी अरब देखना नहीं चाहता।
तो जब ईरान के खिलाफ जब भी इजराइल कोई कार्रवाई करता है तो सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक गोपनीय सूचनाओं की साझेदारी होती है और बाकायदा इजराइल के जो विदेश मंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। तो मोटे तौर पर बात यह है कि जो फिलिस्तीन की समस्या है वो ज्वलंत समस्या जरूर है, लेकिन वो अरब राष्ट्रवाद को छूती है और शिया और सुन्नियों के विवाद को भी छूती है। और ऐसे में शिया सुन्नी विवाद इतना बड़ा है कि ईरान हावी नहीं हो, ईरान को रोकने के लिए इजराइल बहुत जरूरी है। और अंततः इसीलिए जो इजराइल है उसको सऊदी अरब का भी समर्थन मिलेगा और उसको अमेरिका का भी समर्थन मिलेगा। जहां तक तुर्की की बात है तो तुर्की को हावी नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि यदि अर्दोआन हावी हो जाते हैं तो अंततः वो सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा राजनयिक धार्मिक नुकसान होगा। और तो कुल मिला के ब्रह्मदीप जी की बात को अगर हम समझे तो अर्दोआन की ख्वाहिश जो भी हो, लेकिन वो केवल गाल ही बजा सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर पाएंगे ऐसी उम्मीद नहीं देख पाते। लेकिन निशांत वर्मा जी, मैं आपके पास में वापस रुक करता हूं और एक विषय पर आपका नजरिया जानना चाहता हूं। इस संघर्ष के समय पे, इन परिस्थितियों के बीच में इजराइल की उम्मीदों को हिंदुस्तान कितना पूरी कर रहा है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो भारत इजराइल के साथ बहुत कम समय हुआ है, कुछ ज्यादा ही गले मिला दोस्त बना। जी, हम जानते हैं कि CIA और मोसाड को भारत सरकारों ने हमेशा दूर रखा, चाहे जो मर्जी हो। जो भी था, नजदीकियां KGB से जरूर रही होंगी, लेकिन CIA और मोसाड को काफी दूर रखा। हो सकता है कि डबल एजेंसी चलती रही हो, लेकिन हकीकत तो यही। लेकिन हालिया कुछ वर्षों में ये नजदीकियां जो हैं वो इस समय भारत सरकार को सवालिया निशान पर लाके खड़ा करती हैं कि हम 1948 से लेके अब तक जो हमारा हर पार्टी की सरकार का स्टैंड रहा, एक ही रहा, वो था फिलिस्तीन। लेकिन इजराइल के ऊपर होते हुए हमले को भी गलत माना जाता है, ये भी अपनी जगह सही है। मृत्यु कहीं नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन भारत अपना स्टैंड क्लियर कर ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि उसको बैलेंसिंग एक्ट पे जाना पड़ेगा। अब हमारे रूस से ज्यादा अमेरिका से नजदीकी संबंध बने, अमेरिका इजराइल के लिए चचा है, तो किस लिहाज से हम अपना स्टैंड क्लियर करें। बात आती है कि किस तरीके से जो वहां के देश हैं, चर्चा हो रही है कि तुर्की क्या करेगा और सऊदी क्या करेगा, इससे थोड़ा चश्मा को अलग तरीके से देखा जाए। पहली बात तो सऊदी अरब ने तो इजराइल के साथ भले ही डिप्लोमेटिक टाइज रखी हो, कितनी रखी भूल जाइए। लड़ाके कौन है उस इलाके में, लड़ते कौन लोग? क्योंकि जब मौतें होती हैं लड़ाई में या किसी से, तो कहीं ना कहीं खून खौलता है। जब बांग्लादेश में, माफ कीजिएगा, पहले जब ईस्ट पाकिस्तान में जिस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान की सेना बर्बरता कर रही थी, तो हमारे देश में खून खौला था और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, क्योंकि खून खौलता है इंसानों का। अगर वहां पे इजराइल, अमेरिका, यूके या जिसने सबसे ज्यादा यहूदियों को मारा जर्मनी, अगर आज इजराइल को सपोर्ट करेगा, करता रहे, लेकिन अगर फिलिस्तीनियों की मौत होगी तो लड़ाके कहां हैं? ईरान में है, इराक में। सऊदी के तो लोग नहीं जाते तलवारें खींच के लड़ने के लिए, लड़ते हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, मिस्र। इधर की जनता जो होती है, आम जनता, जिसको लिया जाता है परिप्रेक्ष्य में और लड़ाया जाता है अपने कंटेम्पररी से, वो वहां है। हमने देखा किस तरीके से इराक का बुरा हाल अमेरिका ने किया, चाहे जो भी स्टोरी कही जाए। ईरान वैसे भी खिलाफ है अमेरिका के, और वही तो वो देश है कि अगर ये नौबत आई, कहने के लिए बहुत आसान है कि चुटकी में फिलिस्तीन को मसल देंगे और इजराइल जीत जाएगा। आज तक नहीं खत्म कर पाया, ना खत्म कोई एक दूसरे को कर पाएगा। मामले को सुलझाने की आवश्यकता है, ना कि उलझाने। क्योंकि अगर फुल स्केल वॉर 2 देशों में हो भी जाती है, तो मैंने तो पिछले 100 साल में किसी भी देश को खत्म होते हुए नहीं देखा। हो सकता है कि फिलिस्तीन के उस हालात पे, जैसे हमारे यहां होता है, हमारे भारत में हिंदू खतरे में आ जाता है, वहां मुसलमान खतरे में आ जाएगा। तब क्या होगा? तब वो जो उतने लायक नहीं है देश लड़ने के, वो भी फिर इस चीज में गिरेंगे, आएंगे। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये वॉर उतनी स्केल पे जाए कि अमेरिका के हाथ से बाजी निकल जाए। सही कहा कुछ पैनलिस्ट ने कि आज रूस चुप है, चीन चुप है, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि अमेरिका से डरे हुए हैं।
जिस दिन अमेरिका दादागिरी उस हद तक ले जाएगा कि लोगों की मृत्यु हद से ज्यादा होगी, वो आ जाएंगे अपनी पॉलिटिक्स करने। तो इस पॉलिटिक्स को एंड करना है। करने के लिए जनरल साहब, मैं वापस आपके लिए एक आखिरी चर्चा के लिए आना चाहता हूं निशांत जी से चल के, और दो तीन बातें समझना चाहता हूं आपसे। भारत के संदर्भ में ये जो अनिर्णय की स्थिति है या संतुलन की जो स्थिति है, वो कितनी उचित आप जैसा विदेश मामलों का जानकार महसूस करता है? क्योंकि भारत इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित रहा है, ये एक बड़े वर्ग की मान्यता है, और फिलिस्तीन की गतिविधियों को इस्लामिक आतंकवाद की निगाह से देखा जाता है। तो ऐसे में इस मौन के संदर्भ में या इस संतुलन के संदर्भ में क्या वो वर्ग संतुष्ट रहेगा जो इजराइल के संदर्भ में इसलिए प्रसन्न होता है उसकी सफलताओं से कि उसे लगता है कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ देखिए इजराइल कितना बढ़िया कर रहा है, हमें भी ऐसा करना चाहिए? क्या कहेंगे आप इस नजरिए के संदर्भ में? हमारी जो पॉलिसी है इसके बारे में, ये पैलेस्टाइन और इजराइल के बारे में, पहले बहुत ही हाइफनेटेड पॉलिसी थी। अब हमने अपनी पॉलिसी को डिहाइफनेट कर दिया है, और अब हम इंडिपेंडेंटली इन दोनों से, जो पैलेस्टाइन है और जो इजराइल है, इनके साथ हम इंडिपेंडेंटली अपने रिश्तों को आगे ले जाते हैं। परंतु इसके साथ साथ जो अभी निशांत जी कह रहे थे, हमारा जो प्रिंसिपल स्टैंड रहा है, जो टू नेशन सोल्यूशन होना चाहिए, टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, उसके ऊपर हम अभी भी कटिबद्ध है, उतना ही कटिबद्ध है। और जो इजराइल का राइट है सेल्फ डिफेंस का, उसको भी हम बिल्कुल मानते हैं, उसको भी बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारा और डोगरा चाहूंगा इस सेल्फ डिफेंस के संदर्भ में, ये सेल्फ डिफेंस क्या चीज होती है? आप दूसरों के इलाके में घुस रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उसमें अपने लोगों को बसा रहे हैं, और वो उसका प्रतिकार करते हैं, तो आप उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं और ये बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। दूसरे के घर में आप घुस जाएंगे, उसके घर में कब्जा करेंगे, वो उसका प्रतिकार करेगा और आप गोली चला देंगे, और बाद में दलील ये देंगे कि हमने सेल्फ डिफेंस में चलाई, कानून छोड़ देगा हमें? देखिए, बात ऐसी है, जो आप मैं लिमिटेड अभी जो हादसा हुआ है, जो 10-11 तारीख से आगे चला है, मैं केवल उसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम पीछे ले जाना शुरू करें तो 1948 में भी इजराइल ने तो शुरू नहीं किया था, युद्ध नहीं किया था। ये तो उसके आसपास के जो 6 देश हैं उसके ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया तब उन्होंने, और उसके बाद भी चाहे 1956 में हो, 1967 में हो, आप देख लीजिएगा, इतिहास देख लीजिएगा, क्योंकि इजराइल घिरा हुआ है और देशों के साथ, और वो सभी देशों ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। तो इसीलिए इजराइल ने सेल्फ डिफेंस में अपने को प्रोटेक्ट करने का, और उसमें अगर उसने मात दी है उनको और उनको वहां से खदेड़ा है, तो उसके ऊपर उसने उस जमीन के ऊपर कब्जा किया है। पर मैं सेल्फ डिफेंस की बात हिमांशु जी केवल इस संदर्भ में कर रहा था, जो अभी जो हुआ, अभी जो शुरुआत हुई, उसमें शेख जर्रा में उन्होंने उसको इलेक्शन किया, वहां पर टेंशन था, अल अक्सा मस्जिद में टेंशन था, परंतु वो बिल्कुल भी हमास के विरुद्ध ये गाजा पट्टी में इजराइल ने कुछ भी वहां पर एक्शन नहीं लिया था। तो इसीलिए बिल्कुल ही अनप्रोवोक्ड एक्शन था जो हमास ने किया, तेल अवीव पर, अश्केलोन पर, लोड पर और जेरूसलम पर जो उन्होंने रॉकेट्स, और देखिए उसके लिए बिल्कुल उन्होंने तैयारी की हुई थी, क्योंकि उन्होंने करीब अभी तक 3000 रॉकेट वहां पर चलाए हैं। पिछले साल में उन्होंने करीब 100 रॉकेट इसके ऊपर चलाए थे, इजराइल के ऊपर चलाए थे। तो बिल्कुल वो मौके की तलाश में थे, उनका वहां पर कोई काम नहीं था, परंतु उन्होंने हमला किया। और अगर ये हमला किया है तो देखिए, लोग जो कहते हैं कि भाई आप डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मतलब है डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स? अगर वहां से 3000 रॉकेट आए हैं तो हम भी उतने ही रॉकेट वहां पर मारे? नहीं, उनको तो अपने विरुद्ध, ये बिल्कुल उनके भी एग्जिस्टेंशियल उसकी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, वो उनके ऊपर थ्रेट है। और उन्होंने कहा है पहले तो हम उनके जो भी रॉकेट हैं, जो उन्होंने असला इकट्ठा किया है, उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, और दूसरा जो उन्होंने टनल्स बना रखी हैं जहां पर कि वो चले जाते थे और छुप जाते थे, उस टनल्स को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसीलिए सेल्फ डिफेंस की बात तो यही है, हमने कहा है सेल्फ डिफेंस में, परंतु जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसके ऊपर हम और सीज फायर जल्दी से होनी चाहिए। ये जो वायलेंस है इसको खत्म होना चाहिए। आप हमारी स्टेटमेंट देख लीजिएगा जो संडे को हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने, एम्बेसडर ने वहां पर दी है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने बिल्कुल यही कहा है। तो मेरे विचार से नपी चुली स्टेटमेंट है,
हम अभी भी बिल्कुल उतने ही जोर से हम सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीनियन नेशनहुड को और उसको जो भी ये जगह है गाजा वेस्ट। सज्जन साहब का कहना है कि भारत ने अपने रुख में परिवर्तन नहीं किया इस संदर्भ में कि वो फिलिस्तीन राष्ट्र के अस्तित्व में आने का समर्थन करता है। लेकिन मैं दो टिप्पणियां लेना चाहता हूं, एक निशांत जी के हस्तक्षेप को सुनना चाहता हूं और एक अशोक सज्जनहार साहब से इस पूरे झगड़े का तुरंत समाधान के संदर्भ में आखिरी कमेंट लेना चाहता हूं। पहले निशांत जी की बात सुनते हैं और फिर सज्जनहार साहब से इस बातचीत का समापन करते हैं। जी निशांत जी, आपको हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात डॉक्टर साहब रखना चाहता हूं। इस्लामिक आतंकवाद का शब्द आपने भी इस प्रोग्राम पे किया, भारत में बहुत ज्यादा होता है ये शब्द का इस्तेमाल। मुझे नहीं लगता कि इस्लामिक आतंकवाद नाम की कोई भी चीज है। उसका रीजन ये है कि जिस यूनाइटेड नेशंस ने आज तक आतंकवाद की परिभाषा नहीं बनाई, उसमें किसी धर्म को जोड़ करके जस्ट बिकॉज इजराइल अमेरिका किसी को इस्लामिक आतंकवाद बोलता है वो हो, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है। हमारे देश में मिलिटेंट्स हैं, नक्सलाइट्स हैं, क्या बोलेंगे हम उनको? हम तो नहीं बोल सकते कि वो फलां आतंकवाद है। तो दुनिया में एक ट्रेंड चल गया है कि अमेरिका और इजराइल ने फिलिस्तीन को लेके या CIA ने खास करके अफगानिस्तान में जब तालिबान था उसको लेके इस्लामिक आतंकवाद का शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन वही दुनिया हिटलर को क्रिश्चियन आतंकवादी तो नहीं कहती। तो हमें ये शब्दावली से थोड़ा सा परहेज मैं कम से कम करता हूं। मैं चाहूंगा हमारा देश भी इस शब्दावली से परहेज, बस इतनी सी। तो ये निशांत जी का कहना है। मैंने भी वैसे जो बात रखी थी निशांत जी, मेरे वक्तव्य को आप देखेंगे कि इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि इस्लामिक आतंकवाद से ये देश प्रभावित है। मैंने इसी संदर्भ में उसको कोट किया था। आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं सज्जनहार साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी, क्या इस तात्कालिक विवाद का समाधान गाजा की पूर्ण तबाही के साथ ही होगा? हमास तबाह होगा पता नहीं, पर गजा की कोई इमारत बचेगी नहीं, तभी समाधान होगा जिस प्रकार के बयान इजरायल प्रधानमंत्री का आ रहे हैं? या उससे पहले कोई उम्मीद आप जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ को दिखाई दे रही है, जिसने दुनिया देखी है, दुनिया की राजनीति देखी है? क्या देख पा रहे हैं आप? मैं तो ये समझता हूं हिमांशु जी कि बहुत जल्दी, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल में 14-1 से आइसोलेट हो गया है अमेरिका। वहां से वो स्टेटमेंट भी उनको नहीं निकालने दे रहे हैं। मेरे विचार से ये पूरी तरीके से जो भी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, मैं जो हमारी बातचीत थी मैं उससे बिल्कुल मानता हूं कि उनका इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है, परंतु फिर भी सारे राष्ट्र मिलकर यही कहेंगे कि जंग को अभी बंद होना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। तो ये वाला जो हादसा है इसके ऊपर तो रोक लग जाएगी। मेरे विचार से एक हफ्ते से ज्यादा ये आगे चलने वाला और नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेटिक पार्टी में जो एक्सट्रीम लेफ्ट है, जो इल्हान उमर है, बर्नी सैंडर्स हैं, रशीद तलाइब हैं, ये जो सारे हैं, ये जोर लगा रहे हैं, ये प्रेशर बना रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन पर, जो आप इसके ऊपर वो लीजिए, वहां पर 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 60 से ज्यादा बच्चों का हनन हुआ है और 20-30 महिलाएं वहां पर मारी गई हैं। तो ये कोई टेररिस्ट को, आतंकियों को ये नहीं मारा जा रहा है, ये आम जनता को भी मारा जा रहा है। तो मेरे विचार से दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, इजराइल के ऊपर जरूर ये दबाव होगा और इसीलिए इजराइल जल्दी से जल्दी जितने भी उनके चाहे ठिकाने हो, उनकी जो बिल्डिंग्स हो, जहां पर वो इंटेलिजेंस हो, उनके लीडरशिप हो, उनको डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। परंतु मेरे विचार से ये जो करंट स्टेट है वो 1 हफ्ते 10 दिन से ज्यादा और आगे मेरे विचार से चलने वाला नहीं है। कुल मिलाकर सज्जनहार साहब महसूस कर रहे हैं कि इजराइल एक सीमित उद्देश्य के लिए जो कार्रवाई कर रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वातावरण बन रहा है। तो कुल मिलाकर इजराइल का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अपनी पीठ थपथपाने का मौका मिल जाएगा कि देखिए हमने इसका पूरी युद्ध की कार्रवाई को बंद करा दिया। लेकिन वो सवाल अनुत्तरित रह जाएगा कि जिस संयुक्त राष्ट्र संघ ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत के तहत इजराइल और फिलिस्तीन को अस्तित्व में लाने की बात कही थी, क्या आज 73 साल बाद भी वो फिलिस्तीन केवल और केवल कागजों में रहेगा या वाकई इस दुनिया में एक राष्ट्र के तौर पर उन लोगों को जीने का अधिकार मिल पाएगा जो 73 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? दिलचस्पी आपकी भी और हमारी भी। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दुनिया के एक अहम मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मौजूदा हालात को ही समर्पित। हमारा शेर ये कहता है जो सज्जनहार साहब ने कहा कि ना उम्मीदी में है उम्मीद हमें, उनका हर वादा खोखला ही सही। नामी नादरी ने जो ये कहा था
ये असल में इंसानी जीवन की हकीकत है। कितनी ही दुश्वारियां आए, कितनी ही मुश्किलें आए, कितने ही झंझावत आए, पर फिर भी इंसान है जो उम्मीद नहीं छोड़ता। तो इस संघर्ष के संदर्भ में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, एक सुखद समाधान के संदर्भ में, और उस उम्मीद के साथ में रहना चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति दुनिया रखती है। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।